हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे धातुएं तथा अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि धातु तथा अधातु के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुणधर्म हमने देखा था। तो उस क्रम में हमने पढ़ा था कि धातुएं जो होती हैं अगर वो यौगिक का निर्माण करती हैं तो वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे के यौगिक का निर्माण करती हैं। और अधातुएं जब यौगिक निर्माण में भाग लेती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और यौगिक का निर्माण करती हैं। ये हम लोगों ने पहले ही देखा था। अगर आप याद करें, नहीं याद हो तो आप पीछे की क्लास रिवाइज कर सकते हैं, वहाँ जाके देखिए। तो आज हम देखेंगे कि धातुएं तथा अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो उसके पहले क्लास 9th में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संरचना, क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 4 हम लोगों ने जब पढ़ा था परमाणु संरचना, तो उसमें हमने परमाणु की पूरी संरचना के बारे में पढ़ा था कि अगर हम किसी एटम की बात करते हैं तो एटम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर एटम की संरचना की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ कक्षाएँ होती हैं, सेल होती हैं, जिन्हें हम ऊर्जा स्तर भी कह रहे थे। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वैसे ये आप लोगों को अभी याद आ जाएगा। तो ये पहला है के, पहले को हमने के सेल कहा था, फिर एल, फिर एम और फिर एन। ये 4 सेल होती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, तो मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले एल में रह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें रह सकते हैं 18 और इसमें 32। इतने इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग इसी क्रम में होती है। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तभी एल सेल में जाएंगे, और जब इसमें भी 8 भर जाएंगे तभी एम में, और जब इसमें 18 भर जाएंगे तभी आगे। ठीक है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन परमाणु की संरचना। किसी भी परमाणु की जनरल संरचना, कितने सेल होते हैं ये हमने देखा था। और ये जो चीज़ें होती हैं 1, 2, 3, 4, ये क्या है, ऊर्जा स्तर। कक्षा जो होती है ये ऊर्जा स्तर को, बढ़ते ऊर्जा स्तर को दिखाता है। इसका ऊर्जा स्तर कम है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। तो ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था क्लास 9th में। इसका यूज यहाँ पे है, इस वजह से मैंने आप लोगों को फिर से बताया इसको। तो देखिए, कभी भी आप किसी भी अगर तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आप यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। और फिर हमें देखना है कि जो धातु तथा अधातु होते हैं जब वो आपस में क्रिया करते हैं, यानी यौगिक का निर्माण करते हैं, तो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन वो आपस में कैसे कर सकते हैं, कौन देता है और लेता है, तो कैसे होता है। उसके लिए पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। जो भी यौगिक जो भी तत्व यौगिक के निर्माण में भाग ले रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, इस सारणी को देख के आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, इस सारणी में आपको जो कुछ तत्वों को अरेंज किया गया है और उन तत्वों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है उत्कृष्ट गैसें, जिसको नोबल गैस कहते हैं, और ये है धातुएं और फिर अधातुएं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उत्कृष्ट गैसों में आप देख रहे हैं क्या है, हीलियम है, नियान है, ऑर्गन है। ठीक है, तो अगर आप और इसकी उत्कृष्ट गैसों का परमाणु क्रमांक क्या है, हीलियम का है 2, नियान का है 10 और ऑर्गन का है 18। ठीक है, 2, 10, 18, हीलियम, नियान, ऑर्गन, और इनको कहा गया है उत्कृष्ट गैसें। ठीक है, अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एक बार नज़र डालिए। तो हीलियम का क्या है, 2। ठीक है, यानी कि अगर आप इसके सेल्स की संख्या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हीलियम को। अगर हीलियम का आप परमाणु बनाते हैं तो ये प्लस है, अगर प्लस है, ठीक है, इसके बाद आप कक्षा दर्शाते हैं तो एक ही कक्षा होगी और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ये 2 पॉइंट आपको इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसकी संरचना है, ये किसके पर हीलियम परमाणु की संरचना है ये। ठीक है, ऐसे ही अगर आप नियान की बात करें
नियॉन की बात करें, ठीक है, तो नियॉन की बात अगर आप करते हैं तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए 2 8 10 है, तो 2 और 8। तो इसके भी देखिए, इसके में एक सेल इन्वॉल्व था, कौन सा सेल, हीलियम के केस में एक सेल इन्वॉल्व था और वो था के सेल, ठीक है। अब अगर आप नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन की संरचना देखिए, ये है आपका नाभिक, नाभिक के चारों तरफ एक सेल और फिर 2 सेल, क्योंकि ये देखिए इसकी परमाणु संरचना क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, 10 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा यहाँ नहीं रह सकते हैं, तो जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, तो दूसरे सेल में, यहाँ भी 8 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, तो 8 इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर आप देखें इन दोनों को अगर आप देखें हीलियम और नियॉन का, तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी कि ये भी बैलेंस, इसकी कक्षा पूरी है और इसकी भी कक्षा पूरी है और ये तो नाभिक ही है, ठीक है। तो इनका देखें अगर आप, तो ये इनको उत्कृष्ट गैसें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्थायी कन्फिग्रेशन है इनका कन्फिग्रेशन, यानी कि विन्यास जो है वो स्थायित्व की तरफ है। इनको और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है और ना ही इनको बाहर निकालने की ज़रूरत है, ना ही अंदर लेने की ज़रूरत है, ये पहले से ही स्टेबल हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखें आप, उत्कृष्ट गैसों को, उसके बाद से उनको ध्यान में रख के हम धातुओं को पढ़ते हैं। कंपैरेटिव स्टडी जब हम करेंगे, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन, तो हम चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। तो हीलियम को हमने देख लिया, यानी उत्कृष्ट गैसों का देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम धातुओं का देखते हैं, तो धातुओं में यहाँ कौन कौन सी धातुएं दी हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटाशियम, कैल्शियम। हम किसी भी एक का देखते हैं तो हम मैग्नीशियम का देखते हैं। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, 2 8 2, यानी कि 2 8 10, इसमें 8 रह सकते हैं, L K L M N, तो 2 8 18 32 इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसमें है, ये तो फुल है, ये भी आपका फुल है, ये है आपका 2, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो आप 18 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली नहीं रख सकते हैं, फीलिंग 8 की ही होती है। 8 के बाद से जब 8 भर जाते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का 12 है, तो 2 हुआ, 8 हुआ और इसकी फीलिंग ये 2 होगी। अगर मान लीजिए और इलेक्ट्रॉन हो, 2 8 और फिर 6 2 8, कुछ ऐसा इस तरह का देखिए, जैसे यहाँ पे कैल्शियम का हम उदाहरण लेके देख लेते हैं। इसको समझने के लिए हम कैल्शियम को देख लेते हैं। हमने देखा था कि जो भी अगर किसी परमाणु को बनाते हैं नाभिक, और फिर ये नाभिक और उसके बाद से छोटा सा नाभिक, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और ये 4 सेल, ठीक है। इतने में ही देखते हैं हम इसको। तो K L M N, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 32। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, तो उसका क्रम कैसा रहेगा, जैसे 2 8 8 और फिर आगे अगर इससे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो दूसरी कक्षा में जाएंगे, सब सेल्स होते हैं, ठीक है। तो वो आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं तो 8 से ज़्यादा किसी भी सब सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं। 2 8 8 उसके बाद से दूसरे सेल में जाएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ 18 है तो 18 भरेंगे, नहीं, वो 8 के बाद से जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे सेल में, दूसरी कक्षा में जाते हैं, ठीक है। उनको हम सब सेल कहते हैं और इसको आप जब 11th में जाएंगे तो डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी हमें इतना ही काम है तो इतना ही जानते हैं। तो हम देख रहे थे कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। मैग्नीशियम का है 2 8 2। तो जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, यहाँ पे नियॉन का था, तो ये स्टेबल संरचना है, इसको और इलेक्ट्रॉन की ना ज़रूरत है और ना ही इसको निकालने की ज़रूरत है, ना ही इसको लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम को ध्यान रखें, तो मैग्नीशियम को जब आप देखेंगे तो इसके पास 2 8 2 इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी कि अगर ये 6 ले तब इसका अष्टक पूरा होगा और 2 निकाल दे तब इसका अष्टक पूरा होगा। तो आसान क्या है, 2 निकाल देना आसान है।
तो ये 2 आसानी से निकाल देगा और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, ये सक्रिय तत्व होते हैं, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है कि झट से चाहते हैं कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें और स्टेबिलिटी गेन कर लें। ठीक है, ये टेंडेंसी होती है धातुओं के अंदर। आप किसी को भी निकाल के देखिए इसमें से, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं अधातुओं को। अधातुओं को देखिए, किसी एक अधातु को लेते हैं, जैसे कि फ्लोरीन को हम लेते हैं, आप किसी को भी ले लीजिएगा। तो इसका देखिए परमाणु क्रमांक है 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 और 7। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो वो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 8। तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो हर तत्व क्या होता है, हर एलिमेंट चाहता है कि स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो ये भी फ्लोरीन भी है, बहुत क्रियाशील है, और ये भी क्या सोचेगा कि कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिले तो ये स्टेबल हो जाए। तो इस तरह से इन लोगों की टेंडेंसी आप समझ गए कि धातुओं और अधातुओं की क्या टेंडेंसी होती है। अब जब धातु तथा अधातु अभिक्रिया करेंगे तो करेंगे क्या, बेसिकली कि एक धातु अपना इलेक्ट्रॉन एक अधातु को दे देगा, एक धातु अपना इलेक्ट्रॉन एक अधातु को देगा, और अधातु क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने पास, और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक यौगिक यानी कि एक कंपाउंड का निर्माण कर लेंगे। ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप बताइएगा, मैं फिर से इसको कोशिश करूँगी समझा दूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा इसको। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है NaCl का बनना। NaCl में Na क्या है, सोडियम क्या है, एक धातु है, और क्लोरीन क्या है, एक अधातु है। तो धातु तथा अधातु क्रिया कर रहे हैं तो एक यौगिक यानी कि NaCl का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो वो NaCl का निर्माण कैसे हो रहा है, उसके निर्माण को यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम की बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 8 1। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु डायग्राम दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे सोडियम का, Na11 का कैसे दर्शाएंगे। ये आपका एक नाभिक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो ये यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का ही यूज हो रहा है। ये जो संरचना है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये हर तत्व की अलग अलग होती है। जैसे सोडियम की अगर आप बनाएंगे तो बनाएंगे कि इसमें क्या करना रहता है, देख लीजिए यहाँ पे। ये अगर नाभिक मान लिया हमने तो ये K सेल हो गया, और ये L सेल हो गया, और ये M सेल हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखें यहाँ 2 8 1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, यहाँ पे भरेंगे 8, और यहाँ पे भरेंगे 1। तो आपको ऐसे नहीं दर्शाना रहता है, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना रहता है, जबकि आपको पॉइंट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन दर्शाना रहता है। यहाँ 2, ये 2 हटा देंगे आप। ठीक है, इसको काट दीजिए। यहाँ पे 8 2 2 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये होगा इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु डायग्राम। किसका है ये, यहाँ आप लिख सकते हैं सोडियम का है। ठीक, लेकिन आप इसको सिंपल फॉर्म में और कैसे दर्शा सकते हैं, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको बस दिखा दीजिए। तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु डायग्राम को प्रदर्शित करेगा। या तो आप पूरे सेल को दर्शाइए, या तो आउटर मोस्ट सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 5 या 6 7 जितने भी आउटर मोस्ट सेल में उसके जितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी सबसे बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको यहाँ पे दर्शा दीजिए। तो ये आपका प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को। आप चाहें तो ऐसे गोला करें और चाहें तो ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला फॉर्म ज़्यादा सही है। जब आप समीकरण लिखेंगे तो ये वाले फॉर्म में लिखेंगे, और जब आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शानी होगी तो आप ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद।
अब देखिए NaCl में क्या होगा, यहाँ पे बनाया है लेकिन मैं आपको फिर से बना के दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। Na के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्लस Cl का देखा था हमने कितना होता है 17, ठीक है। तो 2 8 7, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7। और आपको पता है आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो उनकी क्या वैलेंसी यानी कि संयोजकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं यानी बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजकता को प्रदर्शित करता है। लेकिन एक इसमें कंडीशन होती है कि जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता उनको अपने ऑक्टेट को पूरी करने के लिए होती है वही एक्चुअल उनकी संयोजकता होती है। जैसे क्लोरीन में है तो 2 8 और 7, तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसकी संयोजकता है 1। ये हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ लिया था, तो यहाँ हमें फिर से दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आया इस वजह से मैंने आपको बता दिया। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हमने पॉइंट फॉर्म में दर्शाया। दूसरे तत्व का जब भी आप इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे तो थोड़ा सा अलग दर्शाएंगे, क्रॉस फॉर्म में दर्शाएंगे, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि क्लोरीन का कौन सा इलेक्ट्रॉन है और कहाँ है, और सोडियम का कौन सा इलेक्ट्रॉन है और कहाँ है। तो इसको हम क्रॉस से दर्शाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में 7। तो ये देखिए 2 2 4 2 6 और 1 7। अब जब इसका यौगिक बनेगा तो कैसे बनेगा, Na, ठीक है। ये Na का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा यहाँ, और Cl, तो Cl का देखिए 2 2 4, ये आप लोग समझ जाइएगा, 2 6 और 1 7 और 1 किसका 8, ठीक है। तो ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु डायग्राम पूरा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण लेके हम समझ लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड का देखिए, क्लोरीन का हमने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था 2 8 7। मैग्नीशियम का होता है 2 8 2, ठीक है। यानी इसके पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं 2। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा तो इसका ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा हो जाएगा। इसको कितने चाहिए, प्रत्येक क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ कितने क्लोरीन है 2, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको। MgCl2 Mg 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। सॉरी जी बना रही हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हैं, प्लस एक Cl आप यहाँ बनाएंगे और एक Cl आप यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ जाएगा, बनेगा आपका MgCl Cl 2। ऐसे ही फिर से बना देती हूँ, सीधे यौगिक बनाती हूँ मैं। MgCl ऐसे लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन दर्शाइए और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, और ये पूरा कितना है 2, यानी कि ये प्रक्रिया 2 बार हुई है, ऐसे आप लिख सकते हैं पूरे को ब्रैकेट में रख के। तो ये आपका MgCl2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु डायग्राम हो गया, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये यौगिक का निर्माण कैसे हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का मतलब एक से दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन कैसे गए हैं, कौन सा किसका इलेक्ट्रॉन है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि यौगिक का निर्माण धातु तथा अधातु जब क्रिया करते हैं और यौगिक बनाते हैं तो वो किस प्रकार का यौगिक बनाते हैं। तो ऐसे यौगिक को हम कहते हैं आयनिक यौगिक। मतलब ये कैसे बन रहे हैं, आयन्स से बन रहे हैं। एक के पास प्लस है, जिसके पास ज़्यादा है उसके पास प्लस है, जिसके पास
कम है उसके पास माइनस है, तो प्लस माइनस यानी कि Mg प्लस था 2 प्लस और Cl 1 माइनस, तो यह इसीलिए यहाँ पे 2 Cl जुड़े, ठीक है, क्योंकि Mg के 2 प्लस को बैलेंस करने के लिए। तो इस वजह से ये संरचना आपकी आई MgCl2। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये कैसे होता है। आगे देखते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म देखिए, यहाँ पे MgCl2 का निर्माण दर्शाया गया है, ये वाला आप देख लीजिएगा। इसको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे पूछिएगा, मैं फिर से बता दूँगी। अब हम इस क्लास के अंदर देखेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, हमने देखा कि जो यौगिक आयंस के स्थानांतरण से बनते हैं, मतलब आयंस एक दूसरे को स्थानांतरित करते हैं, तो ऐसे यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। तो इनके गुणधर्म क्या होते हैं जनरली देख लेते हैं यहाँ पे। जो आयनिक यौगिक होते हैं, सॉरी, आयनिक यौगिक की भौतिक प्रकृति। तो गुणधर्म, हम आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, सामान्य गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो भौतिक प्रकृति की अगर हम बात करेंगे आयनिक यौगिकों के, तो ये क्या होते हैं, धन तथा ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं एवं उन पर अगर दबाव डाला जाता है तो वो टूट जाते हैं। तो क्या देखा हमने कि धन तथा ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। सामान्यतः ठोस अवस्था में होते हैं और कठोर होते हैं। इनके गलनांक तथा क्वथनांक को देख लेते हैं। तो इनका गलनांक तथा क्वथनांक, आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि इनके मध्य जो बंध होता है वो क्या होता है, आयनों के स्थानांतरण के कारण होता है, तो वो बहुत ही मजबूत बंध होता है। इसलिए इनके, और उसको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसी वजह से इनके गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ही अधिक होते हैं, यानी उच्च होते हैं। अब इनकी घुलनशीलता की बात करें अगर, तो वैद्युत संयोजक यौगिक, इनको वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, वैद्युत बल द्वारा बंधे रहते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस के कारण, आयंस के स्थानांतरण के कारण इनमें एक वैद्युत बल काम करता है, ठीक है, मतलब जो आकर्षण बल होता है वो वैद्युत संयोजक बल होता है, ठीक है। तो वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल आदि में ये घुलनशील नहीं होते हैं। इनकी चालकता, ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि ये आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में जब घुलते हैं तो आयंस के फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब आयनों के रूप में वियोजित हो जाते हैं। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता समझ में आ गया होगा कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। हम लोगों ने आज की क्लास में देखा कि आयनिक धातुएं तथा अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। किसी भी तत्व का अगर हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखा हमने। और फिर हमने देखा कि कोई भी आयनिक जैसे धातु तथा अधातु होते हैं, जब वो यौगिक का निर्माण करते हैं तो ऐसे यौगिक जो होते हैं वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। और फिर हमने देखा आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या क्या हैं, भौतिक प्रकृति, गलनांक, क्वथनांक, घुलनशीलता तथा विद्युत चालकता। उसके बाद से हम इसमें कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, ऑक्सीजन का होता है 8 और मैग्नीशियम का होता है 12। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक किसी एक का लिख के मैं आपको बताती हूँ, मैं आप लोगों को ऑक्सीजन का लिख के बताती हूँ, ठीक है। तो मतलब आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे लिखेंगे, इसके पहले भी मैंने बताया था, लेकिन एक बताती हूँ, बाकी आप अपने मन से करेंगे। तो ऑक्सीजन का जब आप लिखेंगे
तो देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले आप अपने दिमाग में लिखेंगे या फिर ऐसे भी कॉपी में लिखेंगे। तो इसका क्या है, परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 6। तो अगर ऑक्सीजन को आप दर्शाएंगे ये O, ठीक है, तो O की संरचना आप यहाँ पे दर्शा रहे हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु डायग्राम। तो ये प्लस एक सेल, ये प्लस है नाभिक, ये पूरा नाभिक 1 सेल, और ये 2 सेल, ऐसे दर्शा सकते हैं। तो इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे और इसमें आप 6 इलेक्ट्रॉन, 2 6। या फिर आप सीधे ऐसे दर्शा सकते हैं, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6 आउटर मोस्ट सेल में। तो ये भी क्या है, आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। लेकिन ये वाला सबसे सुटेबल रहेगा, आप ऐसे दर्शाइएगा सबको, ऐसे वाला इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के दिखाइएगा, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O और MgO का निर्माण दर्शाइए। तो ये भी आप करेंगे। इसमें आपको बस ध्यान क्या रखना है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको करिएगा। आप लोग कर लेंगे अगर आगे अच्छे से समझे होंगे तो इसके पहले। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा, लेकिन ये आप लोग पहले करिएगा, कहीं से देखिएगा मत, अपने मन से करिएगा, तो आप सीख पाएंगे इसको। इन यौगिकों में कौन से आयन्स उपस्थित हैं, तो जो आयन उपस्थित हैं, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, ये आप बता देंगे। Na+ के फॉर्म में है, ऑक्सीजन माइनस के फॉर्म में है, तो ये आप बताएंगे, ठीक है। और फिर आप बताएंगे कि आयनिक यौगिकों के गलनांक का उच्च क्यों होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि आयनिक यौगिकों का गलनांक क्यों उच्च होता है, तो ये भी आप आंसर करेंगे। तो ये हो गया आपका आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है और समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आया है या फिर आपको नहीं पसंद आया है तो आप डिसलाइक कीजिए, लेकिन आप मुझे रीज़न बताइए जिससे कि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।